बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को बाकायदगी से ऑनलाइन सुन रहे होंगे और इससे आपका टाइम काफ़ी पॉजिटिव हो गया होगा और किसी किस्म का तालीमी हवाले से आपका नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो बेटा, हम लास्ट टाइम तक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 4 का पार्ट ए, जिसको लिक्विड्स कहा जाता है, उसके मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। जितना हमारा शार्ट सिलेबस के मुताबिक कोर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है और आज के दिन हम इसका पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं और उस पार्ट बी का नाम है चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 सॉलिड्स। क्या नाम है जी? सॉलिड्स नाम है। और इस सॉलिड्स के बारे में हम देखेंगे कि सॉलिड किस किस्म के होते हैं और कितनी टाइप्स होती हैं, सॉलिड्स होते क्या हैं, और उनकी टाइप्स के बारे के अंदर देख के फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे कैसे इनकी मज़ीद टाइप्स बनती जाती हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये आज हम देखने जा रहे हैं। आज तक आप जितना जानते थे सॉलिड के बारे में वो जस्ट इतना ही था कि सॉलिड आपके पास ऐसे मादे को कहते हैं कि जिनके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ के रहें, जिनके दरमियान स्पेसेस ना हों, और एक मखसूस जगह घेरते हों, मखसूस वॉल्यूम रखते हों और एक ख़ास शक्ल हो, इसको हम सॉलिड बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी सॉलिड की और यही सॉलिड की डेफिनेशन ही है अभी भी। और आपने इसके बाद इसके अंदर की बातों को इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया। इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक बातें आपके कोर्स में शामिल हैं वो पढ़ेंगे और आप उम्मीद करता हूँ कि सॉलिड्स की मज़ीद बातों के बारे में भी जान जाएंगे। आइए जी, पहले डेफिनेशन करते हैं सॉलिड की। जिस तरह आपको पहले से मालूम है, टाइप ऑफ मैटर in which atoms, ions or molecules are arranged closely having definite shape, मखसूस शक्ल। बेटा के साथ लिख लिया करें लाजमी, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम is called solid। डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास है कि टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ मैटर इन विच एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स, एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आर अरेंज क्लोजली, एक दूसरे के करीब अरेंज हों, हैविंग डेफिनेट शेप, एक मखसूस शक्ल हो। आपको पता है सॉलिड की मखसूस शक्ल होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम का मखसूस जगह घेरें। क्या हो? मखसूस जगह घेरें। हमें पता है कि सॉलिड मखसूस जगह घेरते हैं। इज़ कॉल्ड सॉलिड, इज़ कॉल्ड सॉलिड। इनको हम क्या कहते हैं जी? सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड के अंदर वो कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो आपस में जुड़े होते हैं बाय कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मजबूत हो जाती हैं जिस वक्त, तो वो उसको सॉलिड बना देती हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर जिसमें बिल्कुल ना होने के बराबर थी या वीक थी, उसको हम किस में रखते थे? गैसेज में। और जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मौजूद थी, ज़्यादा नहीं थी, उसको हम क्या कहते थे? ये लिक्विड्स हैं। और जिसमें मैक्सिमम हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनको क्या बोलते हैं?
उनको सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सॉलिड बोलते हैं। तो इनको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। को कहते हैं दो को, दो के लिए इस्तेमाल होता है। हेसिव कोहेशन कहते हैं जुड़ना, किसी चीज़ को आपस में जोड़े रखना। तो वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती हैं कोहेसिव फोर्सेस कहलाती हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसके आपके पास जितनी एग्जांपल ले लें, आपके रूम के अंदर जो जो चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, चेयर मौजूद है, उसके बाद आपके पास डाइस मौजूद है, टेबल मौजूद है, ये सारे क्या हैं हमारे पास? सॉलिड्स हैं। आइए अगर हम सॉलिड्स की टाइप्स के बारे में देखें जो इम्पॉर्टेंट हैं, और यही हमारा टॉपिक है, इसी को ही हम देखने जा रहे हैं आज। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बेटा जो टाइप 1 है उसको आप बोलते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये आप बारीकी के अंदर जा रहे हो कि जो सॉलिड आपने पहले नहीं पढ़े थे, सिर्फ सुने थे या देखे थे, अब उनकी तफसील पढ़ने जा रहे हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड नाम से लग रहा है कि क्रिस्टल की शक्ल के अंदर पाए जाने वाले, लेकिन जब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, द सॉलिड इन विच वही एटम्स, आइंस और या फिर मॉलिक्यूल्स अरेंज रेगुलरली अरेंज हो, मतलब एक ख़ास शक्ल के अंदर अरेंज हो, आर कॉल्ड, इन सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहते हैं जी? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको यहाँ तक आइडिया होगा कि रेगुलर शक्ल के अंदर अगर क्रिस्टल्स अपने आप को एटम आइंस या मॉलिक्यूल्स अरेंज कर लें तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम एग्जांपल देखें, वो आपके पास है NaCl का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड को आपको तो नमक की सूरत में मिलता है ना, तो ये नमक के बारीक क्रिस्टल हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों से निकालते हो ना, जो आपके पास नमक का पत्थर होता है, अक्सर आपने देखा होगा रेड कलर का होता है, वो पत्थर बेसिकली सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है और उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उसके अंदर आयंस जो होते हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ अपने आप को अरेंज किए हुए होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा डायमंड। तो ये आपके पास दो क्या हो गई, इसकी एग्जांपल्स हो गई, ये आपको मस्ट याद होनी चाहिए। डायमंड के अंदर कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज होते हैं, बेतरतीबी नहीं पाई जाती, आप ये समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक ख़ास तरतीब पाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड की समझ आ चुकी होगी। आगे हमने देखना भी है कि कैसे तरतीब होगी, वो सारी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही है बातें, इसीलिए हम इसको अभी शार्ट रखते हैं और इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप बेटा इसकी है टाइप 2 एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, पहले तो इसका नाम देखिएगा, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। मार्फस का लफ्ज़ मार्फोलॉजी से निकला है। मार्फोलॉजी कहते हैं ख़ास शक्ल को, जिस तरह कहते हैं ना ह्यूमन मार्फोलॉजी, तो ये इंसान की जो ख़ास शक्ल है ये ह्यूमन मार्फोलॉजी कहलाती है। ए मार्फस, ए का वर्ड जो स्टार्ट में आ जाता है वो कहते हैं विदाउट। ए का मतलब क्या बन जाता है? विद आउट। ये याद रखिएगा, अक्सर आपको टर्मिनोलॉजी ऐसे मिलेंगी, विद आउट, ये आपके पास प्रीफिक्स है ए। मार्फस का मतलब क्या होगा? शेप, शेप या अरेंजमेंट आप कह लें। तो विदाउट शेप से क्या मुराद होगा? ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होगी, शक्ल तो होगी उसकी लेकिन ख़ास अरेंजमेंट नहीं होगी, उसको ए मार्फस कहेंगे। दूसरे के अंदर क्या था? एक रेगुलरली अरेंजमेंट थी, अरेंज रेगुलरली, इसको हम क्या कहते थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेम वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे, जस्ट आपने लिखना है कि कैन नॉट अरेंज रेगुलरली, कैन नॉट अरेंज रेगुलरली या डू नॉट अरेंज रेगुलरली आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी भी। सॉलिड इन विच एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज रेगुलरली।
रेगुलरली अरेंज नहीं होते, इर्रेगुलर होते हैं, आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। क्या कहलाते हैं जी? एमार्फस सॉलिड। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं, एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल। एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल आपके पास है ग्लास या फिर रबर, गिलास या रबर। तो ये आपके पास एमार्फस सॉलिड है। दूसरा एमार्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो एमार्फस सॉलिड को एक और नाम भी दिया जाता है, वो नाम है, ये याद रखना है आपने, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है शेपलेस। क्या मतलब है जी? शेपलेस। इनकी कोई खास शक्ल नहीं होती, इसलिए इनको हम शेपलेस सॉलिड भी कहते हैं या स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। तो ये फिर एब्सोल्यूट सॉलिड हो जाएंगे। अब आगे अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यहाँ पे एक बात हमें नज़र आती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बड़े इंपॉर्टेंट बात है जी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इसको ज़रा सुनिएगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट से बेटा मुराद ये है कि एक ऐसा मखसूस मेल्टिंग पॉइंट कि जिस पर सारे का सारा सॉलिड आपका मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑलमोस्ट, इसका मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ 57.8 अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो 57.8 पर अगर आपके पास 10 किलो, कितना, 10 किलो का पत्थर मौजूद है ना सोडियम क्लोराइड का, तो 58.7 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही ये सारे का सारा 10 किलो फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले थोड़ा सा हिस्सा मेल्ट हुआ, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। जिस तरह लोहा मेल्ट होता है, मतलब वो तरतीब से मेल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारा मेल्ट हो जाएगा। तो इस ऐसा सॉलिड जहाँ पर जिस टेम्परेचर पर सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको आप कहते हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। बात समझ आई है नहीं है? तो ये आपके पास इनके, जहाँ गिलास को देख लें आप या फिर रबर को देख लें, थोड़ा सा पहले मेल्ट होगा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा हीट देते जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, और दूसरी बात यह है कि इसके मिसाल के तौर पर 58.7 अगर मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो 58.6 ये भी, इस पर भी ये मेल्ट नहीं होगा, इस पर भी ये मेल्ट नहीं होगा। तो जैसे ही 58.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो सारे का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो बेटा एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इनके अंदर लॉन्ग रेंज आर्डर होती है मॉलिक्यूल की, एटम्स की या आयन्स की, लॉन्ग रेंज आर्डर। और ये जो होते हैं ये आपके पास शॉर्ट रेंज आर्डर होते हैं। क्या होते हैं जी? शॉर्ट रेंज आर्डर। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है जी, इसको भी ज़रा सुनिएगा। लॉन्ग रेंज आर्डर का मुराद ये है, लॉन्ग से मुराद लंबा, ज़्यादा, रेंज का मतलब हद, ऑर्डर कहते हैं तरतीब को, लंबी हद तक तरतीब होना लॉन्ग रेंज आर्डर कहलाती है। तो इससे मुराद क्या हुआ कि जितने का क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके सारे एटम एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एटम से दूसरे एटम के दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर है ना, तो अगले सारों का 5 सेंटीमीटर फासला होगा, तो ये ख़ास तरतीब हो चुकी है। ये मिसाल के तौर पर ऐसे कर, अब ये फासला फ़िक्स है तो ये फ़िक्स ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैं, सॉरी अगर आपको वाइट बोर्ड पे नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास ये बराबर फासले जो हैं ये लॉन्ग रेंज आर्डर है। क्या है जी? लॉन्ग रेंज आर्डर। और दूसरी अगर बात करें हम शॉर्ट रेंज आर्डर की, शॉर्ट रेंज आर्डर से मुराद ये है कि इसके अंदर भी आर्डर होता है लेकिन शॉर्ट, बहुत थोड़ा, बाकी सारे बेतरतीब होते हैं। ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये मिसाल के तौर पर आपके पास सॉलिड है, ये कुछ ऐसे इकट्ठे आ जाएंगे, कुछ के अंदर ऐसे फासला, फिर कुछ इकट्ठे ऐसे करके, कोई तरतीब नहीं है, फिर ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब यहाँ पे कोई ख़ास तरतीब नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे एक तरतीब पाई जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको तरतीब मिली थी, यहाँ पे तरतीब मिली थी, ये छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे एक तरतीब मिलती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट रेंज आर्डर। क्या कहते हैं जी? शॉर्ट रेंज आर्डर।
ये बात याद रहेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो शॉर्ट रेंज आर्डर वाली जगहों को एक नाम देते हैं, वो नाम भी लिख लें आप। शॉर्ट रेंज आर्डर वाली जगहों को कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये क्रिस्टलाइट की भी आपको समझ आ गई होगी कि एमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो एरियाज जहाँ पर शॉर्ट रेंज आर्डर पाया जाए उन जगहों को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद एक बात रह गई है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको तकरीबन सारी बातें मैंने बता दी हैं जो मेन पॉइंट्स थे एमॉर्फस सॉलिड्स के। अभी इसके अंदर कुछ नहीं रह गया मज़ीद बताने वाला। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी गई है जिसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड। एक डेफिनेशन है सुपर कूल्ड सॉलिड की, वो भी आपको मैं अभी बता ही देता हूँ। बेटा सुपर कूल्ड सॉलिड्स क्या होते हैं? सुपर कूल्ड सॉलिड, सुन लें जी इसको भी ज़रा। वैन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड, मिसाल के तौर पर NaCl डायमंड है, मेल्टेड, जब इसको हम मेल्ट करते हैं देन कूल रैपिडली, तब हम इसको जल्दी से क्या करते हैं? कूल करते हैं। देन द सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड बनता है, इज कॉल्ड सुपर कूल्ड सॉलिड। उसको सुपर कूल कहते हैं। जब आपने एक दफ़ा इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, मेल्ट हो गया, मेल्ट करने के बाद फ़ौरन जब आप कूल करते हैं ना, फिर ये बेतरतीब हालत के अंदर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फिर दोबारा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बनते अगर आपने जल्दी कूलिंग कर दी तो ये जो जल्दी कूलिंग से आपके पास जो अरेंजमेंट तब्दील हो जाती है इनकी, ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? होता सॉलिड ही है, सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सुपर कूल्ड सॉलिड की भी समझ आ गई होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। ये आपके पास इसके डिफरेंसेस को लिखने के लिए हमेशा आमने सामने लिखिएगा, तो आपको डिफरेंसेस आसानी से मिल जाएंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा लॉन्ग के अंदर भी आया है। बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल की अगर हम डेफिनेशन करें, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का छोटे से छोटा हिस्सा विच डिटरमाइन या विच टेल अबाउट the whole crystal, tell about the characteristics of whole crystals, is called about characteristics क्या है? characteristics, the whole crystal is called unit cell. unit cell कहते हैं smallest part of a crystalline solid which determine about characteristics of the whole crystal is called, क्या कहलाता है जी? ये आपके पास यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? यूनिट सेल। बेटा एक बात याद रखिएगा, यूनिट सेल की मिसाल ऐसी है कि आपको कहा जाता है कि इस दीवार की खुसूसियात बताओ कि क्या क्या खुसूसियत है। आप देखोगे पूरी दीवार का मुताला करना मुश्किल है, आप एक एक का इसका हिस्सा लोगे जिससे ये बनी है। ये किससे बनी है? ईंट से मिलकर बनी है और सीमेंट से। आप ईंट को अलग कर लेते हो, वो ईंट की जो खुसूसियात होगी वो सारे के सारी इस दीवार की खुसूसियात होगी। क्या होगी? सारी की सारी इस दीवार की खुसूसियत होगी। तो वो जो ईंट होगी उसको आप यूनिट सेल कहते हो। जिस तरह हम बॉडी के अंदर देखें, बॉडी के एक सेल की अगर हम स्टडी कर लें तो पूरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये हम क्या कहते हैं? इसको यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल की क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं कुछ। क्या है जी? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बेटा सुन लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम कंक्लूड करेंगे। आपके पास एक क्रिस्टल में बनाने लगा हूँ, उसकी डायमेंशन, ये क्यूबिक क्रिस्टल है जो मैं अभी बनने लगा है।
ये आपके पास एक है लेंथ और ये दूसरी लेंथ और ये तीसरी लेंथ। अच्छा बेटा ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल है, क्या है जी 3 डायमेंशनल, लेकिन हमने चूँकि जो ऐसी सरफेस पे बनाना है जो 2 डायमेंशनल है, इसलिए हमने जो 3 डायमेंशन है यहीं पे ड्रा किया है। हालांकि ये जो डायमेंशन हमने बनाई है इसकी ओरिएंटेशन ये वाली नहीं है, इसकी ओरिएंटेशन आउट ऑफ द प्लेन है या इन टू द प्लेन है। ठीक है, जिस तरह आप जी एक्सेस बनाते हैं, जी एक्सेस को ड्रा नहीं किया जा सकता यहाँ पे, लेकिन हम उसको सिम्बॉलिकली ड्रा करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये जी एक्सेस है। हालांकि उसकी ओरिएंटेशन ऐसे होती है बाहर की तरफ। अब ये जो एक्सेस है ये हमने बनाया है, ये ऐसे बाहर की तरफ होना था, तो हम ऐसा कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने ये वैसे ही ड्रा कर दिया हुआ। तो बेटा ये 3 लेंथ हैं आपके पास, क्या है जी ए बी सी, ये क्या है आपके पास 3 लेंथ्स हैं। क्या है 3 लेंथ, ये आपने याद रखनी है, 3 लेंथ ए बी सी और 3 एंगल हैं। एंगल के नाम सुन लें जी, 1 एंगल इसको कहते हैं अल्फ़ा, दूसरा एंगल इसको कहते हैं बीटा, तीसरा एंगल इसको कहते हैं गैमा। ये 3 एंगल्स हैं बेटा आपके पास, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। ये 3 एंगल्स और ये 3 लेंथ, इनको आप क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं ये 3 लेंथ और 3 एंगल्स को। अब आपके पास ए बी सी के अलावा आप और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि चूँकि हमने आगे क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, इन्हीं को ही हम फॉलो करेंगे, इन्हीं को ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ा एंगल किसके दरमियान है, कौन कौन सी लेंथ के दरमियान, तो आप बता सकते हो बी और सी के दरमियान जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा, एंड फिर उसके बाद बी और ए के दरमियान इसको हम बीटा, ए और सी के दरमियान इसको हम गैमा कहते हैं। तो ये 6 चीज़ें जो हैं, ये 3 एंगल्स ये वाले और 3 लेंथ्स, इन 6 चीज़ों को क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बेटा यहाँ तक आज का हमारा ये लेक्चर था सॉलिड्स के हवाले से। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा और कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए, या जैसा भी आप बेहतर समझें, तो इंशाल्लाह आपको एंटरटेन किया जाएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिलते हैं। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।